पहाड़ गांव नाम के गांव में सुरेश, आकाश और नरेश नाम के 3 अनाथ रहते थे। वे तीनों अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर छोटे मोटे काम करते रहते थे और रात को गांव के बाहर मंदिर में ही सो जाते थे। एक दिन उन तीनों ने मंदिर के सामने खाली जगह पर 3 छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाई। अरे यार, जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या हम तीनों साथ साथ यूं 3 अच्छे अच्छे घर बना पाएंगे? अरे हमारे ऐसी किस्मत कहाँ है यार। अगर हमारी किस्मत अच्छी होती तो यूं अनाथ थोड़ी होते हम। अरे वो तो अपनी किस्मत है। अगर हम यूं खूब मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो दूसरों की सहायता करते हुए जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं और ऐसे सचमुच के घर बना सकते हैं। अरे यार, अपने पास ही कुछ नहीं है, हम दूसरों की क्या मदद करेंगे हैं? अरे यार, पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए और किसकी कैसे मदद करनी पड़े। अगर दूसरों की सहायता करने का मन हो तो ही काफी है। पर उन दोनों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। एक बार देश भर में एक महामारी के कारण लॉकडाउन की घोषणा हुई। सारे दुकान बंद हो गए, खेत का काम भी रुक गया। सब लोग डर के मारे घर में ही रहने लगे। नतीजा ये हुआ, सुरेश, आकाश और नरेश के लिए कोई काम ही नहीं रहा। उन्हें तो एक वक्त का भी खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। एक दिन आकाश, सुरेश और नरेश जो मंदिर में थे, उनके पास दौड़ा दौड़ा आया। अरे यार, सुना है कि इस महामारी का बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा है। हमारे गांव वाले बीमार पड़ गए यार, और वो अपने घरों में और अस्पतालों में पड़े हुए कोई एक दूसरे के सहायता नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक भी रिश्तेदार और दोस्त भी मदद करने से डरते हैं। अरे यार, इतने साल ये गांव ने हमें खाना खिलाया है। यही अच्छा मौका है जब अब इस गांव के लिए कुछ कर सके। चलो यार, चलते हैं, हम लोगों की सहायता करते हैं। अरे यार, बंद कर अपनी बकवास। अब पेट में चूहे कूद रहे हैं और तुम कहते हो कि जाकर लोगों की मदद करते हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे ऐसे ना कहो यार, आकाश सही कह रहा है। चलो चलते हैं, देखते हैं वो कितने परेशान हैं। तब नरेश मान गया। तब तीनों ने मास्क पहना और घर घर जाकर उनकी समस्याओं को समझने लगे। वे तीनों किराने की दुकान गए और किराने के सामान खरीदा। दवाई की दुकान जाते थे और दवाई खरीदते थे। यूं जिन्हें सब्जियों की जरूरत होती या फलों की, सब खरीद कर उन सबके घर में जाकर देने लगे। वे सब घर वाले आभार प्रकट करते हुए इनको थोड़े बहुत पैसे दे देते थे। उन तीनों ने उन पैसों से मंदिर के पास भारी मात्रा में खाना तैयार करने लगे। उस भोजन का पोटली बनाकर गांव में गरीब बेरोजगार मजदूरों के घर जाकर उनको खाना पहुंचाने लगे। वे गरीब बहुत खुश हुए। इसी तरह वे तीनों अस्पताल भी जाते थे। वहां पर रोगियों को टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन वगैरह पहुंचाने लगे। यूं 3 महीने तक सुरेश, नरेश और आकाश गांव वालों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम हुआ और लॉकडाउन हटा दिया गया। तब गांव वाले जमा हुए और इन तीनों का अभिनंदन किया। एक दिन आकाश, नरेश और सुरेश मंदिर में बैठे थे कि मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। ये देखकर आकाश, अरे देखो यार, हमारे नेक काम से खुश होकर भगवान भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तेरा सिर वो हवा से हिल रहा है। देखो, लगता है कोई तूफान आने वाला है। अब इस तूफान से हमारे ये झोपड़ियाँ नाश हो जाएगी। हमें दोबारा झोपड़ियाँ बनाने होंगे। तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। जैसे ही बारिश की बूंदें उन झोपड़ियों में पड़ने लगी तो वो झोपड़ियां धीरे धीरे ढेर हो गईं। एक झोपड़ी हीरे के घर में बदल गई, दूसरी झोपड़ी सोने के घर में बदल गई और तीसरी झोपड़ी नोटों के घर में बदल गई। ये देखकर तीनों हैरान हो गए। तभी बारिश थम गई। वे तीनों दौड़ते हुए उन घरों के पास गए। उस हीरे के घर से हीरों का ढेर बाहर गिरने लगा। सोने के घर से सोने का बिस्कुट और सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे और ढेर होने लगे। और उस रुपए वालों घर से रुपए आकर बाहर ढेर लगाने लगे। वे तीनों मिलकर खुशी खुशी उन्हें समेटने लगे।
वे उन हीरे और सोने को बेचने लगे। वे तीनों उन्हीं घरों में रहने लगे। अब स्कूल जाकर पढ़ने भी लगे। वो गांव वालों की मदद करते थे और गरीबों के झोपड़ियों के बदले में उन्हें पक्का घर बनाकर देने लगे। सुरेश, आकाश और नरेश उन्हीं घरों में रहते हुए बड़े हुए। वो न केवल धनवान बने बल्कि विद्यावान भी बने। उन तीनों ने मिलकर गांव को अपनाया और गांव की तरक्की के लिए खूब मेहनत करने लगे। जेसीबी स्विमिंग पूल। दरियागंज नाम के एक गांव में गहलावत नाम का एक व्यापारी रहता था। वो जो भी धंधा करता था वो उसे रास नहीं आती थी। एक दिन अपनी कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाकर, पंडित जी मेरे कुंडली देखकर बताना, मैं कोई भी काम करता हूँ तो वो रास क्यों नहीं आता। सब में नुकसान ही नुकसान होता है। जिसमें भी हाथ डालो तो वो जलकर राख हो जाता है। मेरा हाथ जल जाता है। क्या कोई ऐसा धंधा है जो मेरे कुंडली के लिए ठीक हो? है तो जरा बताइए, मैं वही धंधा करूंगा। अब मैं अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करूंगा। तुम्हारी कुंडली अमरूद की तरह मीठा है, पर उसे ये ग्रह तोते की तरह चोंच मार रहे हैं। तुम यदि पानी से जुड़े कोई धंधा करोगे तो पैसों की वर्षा होगी। इससे पहले भी किसी ने ऐसा ही कहा था तो कोल्ड ड्रिंक का धंधा शुरू किया था। बस लोगों ने ये खबर फैला दी कि इसमें कीटनाशक मिलाया जाता है तो वो धंधा ठप हो गया और मेरा बेड़ा गर्क हो गया और 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यही तो परेशानी है तुम्हारे साथ। पानी से जुड़ा धंधा का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स और वाटर प्लांट नहीं है, स्विमिंग पूल, समझे? स्विमिंग पूल का बिजनेस शुरू करो, तुम्हारी किस्मत ट्रक भर कर आएगी। ओहो, स्विमिंग पूल, तो फिर ठीक है, समझ गया, अभी जाकर शुरू करता हूँ, कहकर जाने लगा तो पंडित जी ने उसे रोका और बस पूरी बात ना सुनकर प्लग में उंगली डालोगे तो शॉक लगेगा और मरोगे। पहले पूरी बात सुनो। तुम स्विमिंग पूल का बिजनेस करो, पर वो स्विमिंग पूल जमीन पर नहीं होना चाहिए, हवा में होना चाहिए। ये सुनकर गहलावत अवाक रह गया। क्यों पंडित जी, क्या आपको मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? हवा में पूल कैसे बनेगा? किसी से कहूँगा तो वो पूछेगा कि किस बेवकूफ ने तुम्हें ये सलाह दी है। कोई और आइडिया हो तो बताइए, नहीं तो मेरे पैसे वापस कीजिए। बच्चा, अब मैं समझा कि तुमने इतने सारे बिजनेस किए पर क्यों सफल नहीं हुए। तुम कोई भी बात पूरी तरह से आराम से सुनना ही नहीं चाहते। हवा में स्विमिंग पूल का मतलब आसमान में या बादलों में नहीं, इसका मतलब है कि वो जमीन से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा एक स्विमिंग पूल बनाओ। अब ये फिर हवा में कैसा खड़ा होगा? जैसे फालतू सवाल अपने इस सड़े हुए मुंह उठाए हुए आकर मुझसे ना करो। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कोई जेसीबी ले आओ, उसमें स्विमिंग पूल को लटका कर उसमें स्विमिंग सिखाओगे तो अच्छा होगा। फिर देखना कि तुम्हारा पूल का कैसे नाम बढ़ता है। कहते ही गहलावत पंडित जी के पैरों में पड़कर प्रणाम करते हुए, पंडित जी मुझे क्षमा करें, इसी तरह तैश में आकर सब कुछ गंवा चुका हूँ मैं। इस बार आपके कहे अनुसार सफल होकर आपके सामने आऊंगा। यूं पंडित जी के सलाह अनुसार जेसीबी से लटकने वाले स्विमिंग पूल का बिजनेस शुरू किया। लोग उस अजीब से स्विमिंग पूल को देखने के लिए भारी मात्रा में आने लगे। थोड़े ही दिनों में उसका धंधा खूब चलने लगा। बहुत दिनों से उसी इलाके में स्विमिंग पूल चला रहे सौमित्रा चैटर्जी का भारी नुकसान होने लगा। इस गहलावत का स्विमिंग पूल तो इतने सालों से चला रहे मेरे ही धंधे को नुकसान कर रहा है। मुझे किसी तरह उसका धंधा बिगाड़ना होगा। यूं बहुत सोचकर जब कोई नहीं था तो उस जेसीबी स्विमिंग पूल के नीचे के हिस्से में ढक्कन को खोला और उस पानी से वहां अपने खेत को सींचने लगा। गहलावत ने अगले दिन आकर देखा तो उसके स्विमिंग पूल में पानी नहीं था। क्या हुआ वो समझ नहीं पाया तो सौमित्रा चैटर्जी को बुलाकर, सौमित्रा जी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पूल का पानी का क्या हुआ, इतना सारा पानी गायब कैसे हो गया, क्या आपने देखा? जी हाँ, अब मुझे और कोई काम नहीं है ना। आप अपने पूल में काफी व्यस्त हैं, हमें तो कोई काम धंधा है नहीं करने को।
तो मक्खी मारते हुए तुम्हारे पूल की निगरानी तो कर रहे हैं। अरे तुम पूछ क्या रहे हो, पानी का क्या हुआ? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं यहाँ पहरा देता हूँ। हो सकता है कि धूप में वो भाप बन गया हो, या फिर चिड़िया आकर सारा पानी पी गए हो, या फिर कोई चोरी से टैंकर भरकर पानी ले गया हो। अब ये सब मैं क्या जानूं? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता। पर वो जो आखिर में आपने कहा कि कोई चोर पानी ले गया होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखते हैं, आज मैं यहीं पहरा दूंगा और पता लगाऊंगा कि वो चोर कौन है। यूं कहकर उस दिन पूरा पानी भरकर रात को वो वहीं पहरा देते हुए सो गया। उसके सोते ही चैटर्जी पूल के नीचे गया और ढक्कन खोलकर उस पानी को अपने खेत में भेजने लगा। फिर से पूल खाली हो गया। अगले दिन उठकर गहलावत, ये क्या, यहाँ पर पहरा दे रहा था तो मेरे ही उपस्थिति में पानी गायब हो गया? ये तो कोई जादू है, कहकर वहाँ से गुजर रहे चैटर्जी को बुलाकर, चैटर्जी महोदय, फिर से मेरे पूल का पानी गायब हो गया है। ऐसा ही रहा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। उस पंडित जी ने कहा था कि उस जेसीबी पर हवा में लटकने वाला स्विमिंग पूल बनाऊंगा तो पैसों की बौछार होगी, पर यहाँ तो लगता है कि मेरे जेब में भारी छेद हो गया है।